वेलकम बैक। हुकूमत सिंध और रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात रेंजर्स के सिंध के क़याम के हवाले से जारी कशमकश में आज एक अहम दिन था। आज एक बार फिर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ने चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद कायम अली शाह से मुलाकात की, जो 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। इत्तलात के मुताबिक इस मुलाकात में एक बार फिर कोर कमांडर सिंध ने रेंजर्स ऑपरेशन की अहमियत के हवाले से और उसको खुसूसी इख्तियारात देने के हवाले से और सिंध हुकूमत की जानिब से हाई रुकावटों के हवाले से चीफ मिनिस्टर सिंध को बताया और उनको आगाह किया कि इसकी वजह से ऑपरेशन की स्मूथ चलने में और उसकी अमल दरामद पर मुश्किलात सामने आ रही हैं। ये मुलाकात है जो कि पहले हुई है। इससे कल जब एपेक्स कमेटी की मीटिंग होगी उससे कबल इस सिलसिले में बाकायदा 1-on-1 तरीके से कोर कमांडर सिंध और रेंजर्स रोड कोर कमांडर सिंध और सैयद कायम अली शाह साहब की वज़ीर आला सिंध की ये मुलाकात बहुत अहम है। लेकिन क्योंकि ये एपेक्स कमेटी के इजलास से एक रोज़ कबल हुई है, एपेक्स कमेटी के इजलास में जो कि तरीका तरतीब दिया गया है उसमें कोर कमांडर सिंध, डीजी रेंजर्स और दूसरे फौजी हुक्काम और दूसरी जानिब हुकूमत सिंध की जानिब से वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर दाखिला और दूसरे अहम हुक्काम मौजूद होंगे। और रेंजर्स और सिंध के हवाले से सिंध हुकूमत के दरमियान जो इख्तियारात के हवाले से मामला चल रहे हैं उस मामले के हवाले से एपेक्स कमेटी का ये इजलास बहुत अहम होगा। लेकिन उससे कबल आज का जो इजलास हुआ है उसके बाद वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने एक गैर रस्मी बातचीत में गैर रस्मी अंदाज में ये ज़रूर कहा कि रेंजर्स के साथ मामला तय हो गए हैं और ये तासुर दिया जैसे कि जो मसाइल चल रहे थे वो ख़त्म हो गए हैं। इससे लगा ये कि शायद ये वाकई ये मसला हल हो गया होगा आज की मुलाकात में। लेकिन जब तफसील से हमने इसकी मालूमात जमा की तो लगा कि शायद सैयद कायम अली शाह का ये बयान भी एक सियासी बयान है और ये सियासी अंदाज में दिया गया है, क्योंकि मसाइल हल हो जाने की इत्तला बाकायदा जिस अंदाज से सामने आनी चाहिए थी, ज़मीनी सूरत हाल जिस अंदाज में बदली जानी थी, उसके कोई आसार नहीं है। इसलिए लगता यह है कि एपेक्स कमेटी का कल का इजलास जो होगा वो बहुत स्मूथ शायद ना हो, धुआंधार भी ये इजलास हो सकता है कि क्योंकि रेंजर्स की हवाले से जो कराची ऑपरेशन जारी है उसमें वो स्मूथनेस नज़र नहीं आ रही। कुछ मामलात इंतहाई सीरियस हैं जो कि रास्ते की रुकावट बने हुए हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ रहा। यही वो मामलात हैं जो कि एपेक्स कमेटी में सामने आते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो कि गुज़िश्ता इजलास में तय हो गई हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से एपेक्स कमेटी जायज़ा लेती है। और जब कल एपेक्स कमेटी मिलेगी तो मुतअद्दिद रुकावटों की बात होगी और मुतअद्दिद रुकावटों के साथ हुकूमत सिंध अपना मौक़िफ़ पेश करेगी और उस मौक़िफ़ की तर्जुमानी करने की कोशिश करेगी। सिंध असम्बली के बिल के जरिए सामने आए 2 बिल सामने आ चुके हैं जिसमें बुनियादी तौर पे 16 दिसंबर को रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से बंदिश की इत्तला दी थी। सिंध असम्बली ने करारदाद पाश की थी और उसने सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात को महदूद करने की सिफारिश की थी। और दूसरी जानिब गुज़िश्ता दिनों सिंध असम्बली ने एक और करारदाद एक बिल मंजूर किया, कानूनी शक्ल इख्तियार दी जिसमें गिरफ्तार मुलज़िमों की रिहाई और उनके मुक़दमात ख़त्म करने का इख्तियार हुकूमत सिंध ने हासिल किया। ये बैकग्राउंड है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात यह है इस वक्त जो ऑपरेशन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है वो रेंजर्स की जानिब से 18 दरख्वास्तें जो हुकूमत सिंध की वजारत दाखिला को भेजी गई हैं JIT की तश्कील के हवाले से। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तश्कील हर दहशतगर्दी के और हर संगीन मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद ज़रूरी है, क्योंकि मुताल्लिका इंसदाद दहशतगर्दी के क़वानीन के हवाले से गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद रेंजर्स के या पुलिस के इन इख्तियारात के इस्तेमाल के फौरन बाद जॉइंट इन्वेस्टिगेशन तश्कील देना जरूरी है। वही इस तश्कील को आगे बढ़ाएगी और उसी तश्कील के जरिए चालान जो है अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन हुकूमत सिंध ने रेंजर्स की 18 ऐसी दरख्वास्तें जो मुख्तलिफ केसेस के हवाले से हैं, दहशतगर्दी के केसेस, संगीन जराइम के केसेस, उन्हें रोक लिया है और पिछले 15 दिन से ज्यादा हो चुका है ये दरख्वास्तें सिंध की वजारत दाखिला में मौजूद हैं और इनको ब्यूरोक्रेटिक सिचुएशन में रखा गया है। इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है और जब तक इस पर फैसला नहीं हो जाता ऑपरेशन की सुबुक रफ्तारी जो है वो शदीद मुतासिर होगी। और सिर्फ यही फैसला होगा अगर हुकूमत सिंध ये फैसला करती है, JIT तश्कील दे देती है, हुकूमत सिंध रेंजर्स की इस दरख्वास्त को मान लेती है, तो यकीनी तौर पर पता चलेगा कि सहल अंदाज में ये मसला हल हो गया है। वरना इस वक्त सिचुएशन डेडलॉक की है। कोर कमांडर की आज सैयद कायम अली शाह साहब से वज़ीर आला से मुलाकात के बाद भी
वज़ीर आला का बयान जरूर आया है, लेकिन जमीनी सूरत हाल इस सिलसिले में बदली नहीं है और लगता यही है कि ये पूरा मामला कल एक बार फिर एपेक्स कमेटी में जाएगा, जहां पर इस सिलसिले में बड़ी बहस होगी। इस दौरान वफाकी हुकूमत का ये वादा कि वो इस मसले को हल कराएंगे और इसके लिए वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान सिंध आएंगे और सैयद कायम अली शाह वज़ीर आला सिंध से, हुकूमत सिंध से मुज़ाकरात करके रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से मामला को तय करेंगे। वो भी नहीं हुआ है। इस वक्त हमें बताया गया है कि हुकूमत सिंध की पोजीशन यही है कि फिलहाल वो JIT तश्कील नहीं देगी, अप्रूव नहीं करेगी, क्योंकि वो समझती है कि रेंजर्स को इन मामलात में इस हद तक इख्तियार हासिल नहीं है। दूसरी जानिब वो इंतजार कर रही है 4 फरवरी का कि जब रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से जो 2 महीने का नोटिफिकेशन उसने जारी किया था उसकी मुद्दत खत्म होती है और इस पॉलिसी का, इस हिकमत अमली का बांग दोहल ऐलान कर चुके हैं जनाब सैयद कायम अली शाह वज़ीर आला सिंध। देखें, ये 60 दिन के लिए है। अगर वो उन्होंने माना तो बड़ी अच्छी बात है और मानना चाहिए, अगर नहीं तो फिर 60 दिन के बाद फिर ये बात उठेगी और फिर उस वक्त तो उनको जरूर बात तस्लीम करनी पड़ेगी, जैसे करते रहे हैं कि जी ये आइन के तहत है और आगे जाके जो 120 दिन हो या 80 दिन हो या 60 दिन हो, वो अगर हम कहेंगे तो उनको फिर देनी पड़ेगी। इसका ही इंतजार है इस वक्त हुकूमत सिंध को। उसका ख्याल यह है कि 4 दिसंबर को ये मुद्दत खत्म हो जाएगी, उसके बाद वफाकी हुकूमत उससे नहीं कह सकती कि वो इस इख्तियारात का इजाफा करे और वफाकी हुकूमत अपने आप इन इख्तियारात का इजाफा नहीं कर सकती। और दूसरी जानिब उसने लॉक कर दिया है एक तरह से रेंजर्स के मामलात को JIT तश्कील ना दे के 18 मुख्तलिफ केसेस की ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम जो बननी थी, मुश्तरका तहकीकाती कमेटी, उसके लिए नोटिफिकेशन हुकूमत सिंध की वजारत दाखिला ने करना होता है और वो नोटिफिकेशन रोक लिया गया है, जिसकी वजह से ये तातुल, ये डेडलॉक है। हमारी इतलात के मुताबिक आज जो कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार की वज़ीर आला कायम अली शाह से मुलाकात हुई, उसमें भी ये मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ है। देखना यह है कि कल जब एपेक्स कमेटी की इजलास होता है वहां पर यह मामला क्या सूरत इख्तियार करता है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ हाथ पे हाथ डाले आज जहाज में एक साथ रवाना हुए पाकिस्तान की सालिसी पेश करने के लिए सऊदी अरब और ईरान। ये मामला भी है और इससे भी ज्यादा अहम मामला यह है कि पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत तमाम कलीदी मामलात में एक दूसरे से जुड़ी नजर आती है और इस मामले की और इस तरह इस अंदाज से, जिस अंदाज से वजीर आजम नवाज शरीफ की ये लीडरशिप साथ आ रही है, आर्मी चीफ को साथ लेके, आर्मी को साथ लेके, पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा खुशगवार मौका, खुशगवार लम्हात है। इसका जिक्र करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान की कोशिश है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तनाज़ात कुछ हद तक कम हो, हालात में कुछ बेहतरी आए और इसके लिए वजीर आजम पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ के साथ इस वक्त रियाद में मौजूद हैं। वहां पर उनकी सऊदी क़यादत से अहम मुलाकात हुई है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान के साथ एक अहम मुलाकात हुई। आज रियाद आमद के बाद पाकिस्तान के वफ्द को सऊदी किंग की जानिब से, सऊदी फरमारवा की जानिब से ज़ोहराने पे मदऊ किया गया। उसके बाद तफसीली मुलाकात सऊदी अरब के वजीर दिफा, सऊदी फौजी हुक्काम के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ की हुई। उसके बाद जनरल राहील शरीफ जब जनाब वजीर आजम नवाज शरीफ ने शाह सलमान से मुलाकात की, तफसील से उनका मौक़िफ़ सुना और तफसील से उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आए और उसके लिए वो अपना किरदार अदा करना चाहता है। ये सब कुछ उस रोज हुआ है जिससे एक रोज पहले ईरान की 30 साला आलमी तन्हाई खत्म हुई थी। अमेरिका ने उस पर से पाबंदियां खत्म करी थी, मगरिब की पाबंदियां खत्म हो गई थी। ईरान के मुंजमद असासे, उसकी रकूम जो कि अमेरिकी बैंकों में मौजूद थी, वो ईरान को वापस मिल गई थी। ईरान के लिए हालिया तारीख का ये बहुत अहम दिन था। ईरान में कॉन्फिडेंस ज्यादा नजर आता है, ईरान में कारोबार के, मईशत की तरक्की के आसार ज्यादा नुमाया होते हैं। ईरान के कॉन्फिडेंस में इजाफे की बड़ी सूरत हाल नजर आती है। मगरिब से उसके कशीदा ताल्लुकात खत्म होते नजर आते हैं। इसी दौरान अरब दुनिया जो हमेशा से मगरिब के करीब रही है, मगरिब की इंतहाई करीबी उसका अलायंस रहा है, वहां पे हालात खराब होते नजर आते हैं। कल के दिन जब ईरान ऊपर जाता नजर आ रहा था, उसके एतमाद
इत्तेहाद में इजाफा नजर आ रहा था, आलमी तन्हाई उसकी खत्म हो रही थी, अरब दुनिया की में माशी अबतरी की सूरत हाल नजर आई, मार्केट्स बुरी तरह से गिरी, स्टॉक मार्केट्स और दूसरी कारोबारी सूरत हाल। कल का दिन एक बदतरीन दिन था पूरी अरब दुनिया की स्टॉक मार्केट्स के लिए, जो कि पूरे हालात की एक रिफ्लेक्शन थी, अक्कासी करती थी कि इस वक्त सियासत, खास तौर पर मशरिक वस्ता की सियासत किस रुख में आगे बढ़ रही है। इस दौरान पाकिस्तान की कोशिश के इन दोनों हरीफों के दरमियान कोई ताल्लुकात में बेहतरी आए, पाकिस्तान की जान छूटे किसी अंदाज से और किसी तरह से वो कोई एग्जिस्ट कर सके, सऊदी अरब के साथ अपनी रिवायती और इंतहाई तारीखी दोस्ती को भी निभा सके और ईरान के दोस्ती का और उसके हमसाये की हैसियत से भी उस पर दबाव ज्यादा ना है। यही कोशिश का हिस्सा है जिसके लिए जनाब राहिल शरीफ और नवाज शरीफ रियाद में हैं। कल सुबह सुबह वो तेहरान जाएंगे, जहां पर उनकी आयतुल्लाह रूहानी अब ईरान के सदर से और ईरान की दूसरी क़यादत से मुलाकात होगी। कोशिश होगी कि बीच का कोई रास्ता वो ढूंढ सके। इसमें कितना इम्कान बाकी है और कितना इसमें हम पॉजिटिव हो सकते हैं, इसका जायजा लेते हैं। उसके लिए हमने दावत दी है, हमें हमारे साथ तज़किया करेंगी मोहतरमा हिना रब्बानी खैर, पाकिस्तान की साबिक वज़ीर ख़ारजा। बहुत मुश्किल सूरत हाल है जो कि इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी जिम्मे ले ली है। आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर रियाद में हैं, कल वो तेहरान जाएंगे। रियलिस्टिकली हम हकीकतन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बेस्ट रिजल्ट हम क्या ले आए तो हमारे लिए बेहतर होगा कि चले हम ये तो ले आए। जी देखें, पाकिस्तान के लिए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रलिटी वाज द वे टू गो, क्योंकि पाकिस्तान इस तनाव में इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। पाकिस्तान के दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एक जगह किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, दूसरी जगह ईरान हमारा अहम तरीन नेबर है, जिसके साथ अब एक नई फिजा में ईरान ब्रीथ कर रहा है, जहां पे उनके ऊपर न्यूक्लियर सैंक्शंस किसी किस्म की नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वो सैंक्शन से निकल रहे हैं और उनके साथ हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशंस है उसकी कोई शायद बाउंड्स ना हो, हम कितना ज़्यादा उसके साथ ला सकते हैं। इसलिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम बिल्कुल न्यूट्रलिटी की तरह आगे बढ़ें। और अगर पाकिस्तान इसमें ये रोल अदा करना चाह रहा है एक मीडिएटर का, और अभी जो विजिट हुआ है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का और फिर ईरान का, तो यकीनन इससे कुछ खराब तो नहीं हो सकता। अगर होएगा तो कुछ बेहतर ही होगा। और कितना इफेक्टिव ये होगा, देखिए मेरी नज़र में मे बी ऑन द सरफेस शायद चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएं। आप जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ही सऊदी अरेबिया और ईरान का दौरा नहीं कर रहे, चाइनीज़ प्रेसिडेंट भी दौरा कर रहे हैं, उसके बाद जॉन कैरी भी दौरा कर रहे हैं दोनों ममालिक का, उसके बाद कई यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स भी दौरा कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि ये तनाज़ा जो है उसकी कितने खौफनाक इफेक्ट्स हैं या कितने रिपरकशंस हो सकते हैं कि पूरी दुनिया उठ चुकी है एक मीडिएटर का रोल अदा करने के लिए। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान का ये रोल अदा करना यकीनन एक खुशाइन बात है, इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि मुस्लिम उम्मा में जब भी कोई डिस्प्यूट इमर्ज करता है या कोई इशू इमर्ज करता है तो पूरी दुनिया तो आ रही होती है एक रोल प्ले करने के लिए, लेकिन मुस्लिम उम्मा में आपको कोई लीडरशिप नहीं नजर आती। सो आई थिंक पाकिस्तान अपनी वो जगह ढूंढ रहा है मुस्लिम उम्मा में जहाँ पे हम ये रोल अदा कर सकें। मेरी नज़र में अगर इसमें से कोई फायदा नहीं होगा तो नुकसान तो यकीनन नहीं हो सकता। ये बताइएगा कि बहरहाल जब कल जनरल राहील और वजीर आजम तेहरान पहुंचेंगे तो ये तो हमें पता है कि तेहरान की लीडरशिप जो है, ईरानियन लीडरशिप जो है, वो पाकिस्तान को तस्वुर करती है कि हमारी जो हुकूमत है वो प्रो सऊदी है, हमारी टिल्ट जो है वो प्रो अमेरिकन है, हम लोग जो हैं वो ईरान के रिवायती जो हरीफ है उनसे ज्यादा करीब है। कितना वो फिर भी हमें सुनेंगे और कितना वो रिसेप्टिव होंगे हमारी लीडरशिप के इन फैक्ट्स के बावजूद? देखिए, ये सिर्फ ईरान ने ही नहीं समझा, आई थिंक पूरी दुनिया ने और पाकिस्तानियों ने खुद अपने आप को प्रो अमेरिकन समझा है, प्रो सऊदी समझा है, और हमने यकीनन पिछले दहाइयों में साइड्स ली हैं और उससे शायद हमें मनफी असरात भी पड़े हैं और हमने वो मनफी असरात बर्दाश्त किए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट नहीं सर्व हुआ, किसी के साथ भी झुकाव की तरफ से कभी किसी मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट नहीं सर्व होता। सो ईरान के साथ देखें, मुझे ये मालूम है कि हमने अपने दौरे हुकूमत में 5 साल में ईरान की तरफ बहुत काम किया, क्योंकि ईरान को वो कॉन्फिडेंस ज़रूरत था पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान ईरान को एक अहम मुल्क समझता है, एक अहम नेबर भी समझता है और मुस्लिम उम्मा का भी एक अहम रुकन और सतून समझता है। और उससे काफ़ी रिलेशंस हमारे बेहतर हुए और हमने इकोनॉमिक लेवल पे भी उनके साथ काफ़ी आगे लेकर गए। अब ये इस वक्त वी आर एट अ मच बेटर प्लेस। जो हम पिछले 10 साल पहले अगर आप देखते तो आज हम बहुत बेहतर जगह पे खड़े हैं ईरान के साथ, लेकिन यकीनन हमें अभी भी उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमें करने पड़ेंगे ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारी जिम्मेवारी पाकिस्तान की
सिर्फ अपने नेशनल्स को सर्व करना है, अपने सिटीजन्स को सर्व करना है, किसी और मुल्क के नेशनल्स, किसी और मुल्क की गवर्नमेंट को नहीं सर्व करना। बेशक वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, बेशक वो सऊदी अरेबिया हो, बेशक वो यूके हो, बेशक वो हमारे अहम तरीन चाइना भी हो, हमारा मकसद अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करना है। तो ये बताइए हमारे लिए कितनी हमें इसकी जरूरत है, कितने हम कर सकते हैं कि अब नई सिचुएशन में, नई ग्लोबल रियलिटी में, जहां ईरान सैंक्शन से आज़ाद है, मगरिब से उसकी दुश्मनी उस अंदाज की ख़त्म हो गई है, कि हम अपना फोकस अपने रिवायती जो हमारा दोस्त है सऊदी अरब उस पर रखें, लेकिन उसको रखते हुए हम अपने फोकस को तेहरान की तरफ लेके जाएं, ईरान लेके जाएं, और जो पोटेंशियल है वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, बिजनेस का, हमारे नेबर की हैसियत से हम उसको फोकस करें और उसको पूरी तरह से मटेरियलाइज करने की कोशिश करें। नहीं, देखें, मैं इसको इस तरह जवाब दूंगी कि ना हमें सऊदी अरेबिया की तरफ कम फोकस करना चाहिए, ना हमें ईरान की तरफ कम फोकस करना चाहिए। हमें तो अपने इंडिपेंडेंट रिलेशंस दोनों मुल्क के साथ पूरी तरह बढ़ाने चाहिए। सऊदी अरेबिया के साथ हम बहुत उम्मीद पे थे पिछले कई सालों से कि हमें FTA GCC कंट्रीज के साथ साइन हो जाए, हमें अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोनों जगह प्रिजर्व करने हैं, उनको पुश करना है। सो ईरान अब जिस एक दुनिया का हिस्सा दोबारा से बन रहा है, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली भी, सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है पूरे रीजन के अंदर एक स्टेबिलिटी लाने में। ईरान का अब ये जो नया रोल होगा उसमें वो अफगानिस्तान के ऊपर भी एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो हमें साइड्स नहीं पिक करनी, हमें ये नहीं देखना कि हमने इनके साथ ज्यादा करना है, हमें दोनों के साथ बहुत ज्यादा करना है और दोनों के साथ हर रेल पे ज्यादा करना है। हमने इकोनॉमिकली उनके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने, हमने पॉलिटिकली उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने, हमने डिप्लोमेटिकली उनके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने। अच्छा, एक और चीज इससे रिलेटेड है, मगर जो हम बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हट के, कल वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ भी तेहरान जाएंगे। ये बताइएगा कि इससे पहले जनरल राहील तकरीबन 4 बार, कम से कम 4 बार सऊदी अरब जा चुके हैं। कल जबकि तेहरान का उनका पहला विजिट होगा, वो भी प्राइम मिनिस्टर के साथ है। पहला विजिट है तेहरान का आर्मी चीफ का, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये तो एक ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान में एक जनरल रही है एक प्रेफरेंस, और हमने एक थोड़ा सा वो जो प्रॉक्सी वॉर दो मुल्कों के बीच में छिड़ी हुई थी, हमने उसको अपने आप को उसका हिस्सा बनने दिया, और मेरे नज़र में हमने ये कोई अपने आप के साथ बहुत अच्छा नहीं किया। इसलिए हमारी दौरे हुकूमत में मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, हम ये बैलेंस मेंटेन करते थे। ईरान हमारा एक इम्पॉर्टेंट नेबर है, उसके साथ हम अपने रिलेशंस को आगे लेके जाना चाहते थे, और सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के जो हिस्टोरिक स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंट टाइज हैं, मैं उनको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करी, लेकिन हमें एक को एट द कॉस्ट ऑफ द अदर नहीं करना चाहिए। सो मेरे नज़र में प्राइम मिनिस्टर हों, कोई और हों, यकीनन ये बैलेंस, बेशक वो अपने दौरों में हो, बेशक वो वफूद की सतह पे हो, बेशक वो इंटरैक्शन एट वेरियस फोरम्स हो, हमें ये बैलेंस यकीनन मेंटेन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा हिना रब्बानी खर हमारे साथ थी। अहम बात यह है कि पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है अपने दोनों अहम दोस्तों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए, जैसे कि मोहतरमा हिना रब्बानी खर ने कहा कि इस कोशिश से हमें नुकसान कोई नहीं होगा, जो भी हमें फ़ायदा होगा वो हमारे लिए बोनस होगा। इसी दौरान आर्मी चीफ पहली बार तेहरान जाएंगे कल वज़ीर आज़म के साथ, और ये पूरे माहौल में पाकिस्तानियों के लिए एक और राहत का पहलू है जो कि इससे ज़रा सा अलहदा है, और वो ये कि पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ, जनरल राहील शरीफ तमाम अहम मामलात में एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। एक कौमी थिंकिंग जो है वो साथ चल रही है, हिकमत अमली एक बन रही है। मुख्तलिफ चैलेंजेस अगर सामने आ रहे हैं तो पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत उसे मिल के हल कर रही है, और पिछले कई दिनों से हम ये सूरत हाल देख रहे हैं, और बहुत ही मुश्किल सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की फौजी और सियासी क़यादत मुसलसल सर जोड़ के बैठी है, मुश्तरका हिकमत अमली बनाई है, मुश्तरका रद्द अमल तरतीब दिया है। सबसे पहले पठानकोट का मामला इस साल के हवाले से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था खुद वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के लिए, जो ख्वाह हैं, बहुत ज़्यादा ख्वाह हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बहाली हो, क्योंकि इससे ही इस खित्ते की बहाली होती है। और जाहिर है कि ये एक धचका था इस पूरे मामले में, लेकिन इस पूरे मामले में जिस अंदाज से शायद दुश्मन की कोशिश हो कि पाकिस्तान की फौजी और सियासी क़यादत के दरमियान कोई खलीज पैदा हो, लेकिन इस दौरान न सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने
बहुत ही मुस्तैदी के साथ फौजी क़ियादत के साथ सलाह मशवरा किया। फौजी और सियासी क़ियादत ऑन बोर्ड रही और तमाम जो रद्द-ए-अमल सामने आया, जिस पर सबसे अहम रद्द-ए-अमल ये था कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन को किसी किस्म की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। नेशनल एक्शन प्लान की जद जो है उस तक पहुंचेगी, हर उस ग्रुप तक जो कहीं पर भी किसी अंदाज की भी इंतहा पसंदी में मसरूफ हो, और इसके लिए फौजी और सियासी क़ियादत ने मुश्तरका प्रोग्राम बनाया, मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दी और उसका रद्द-ए-अमल जो है वो पेश किया, दुनिया को पेश किया। फिर ईरान और सऊदी अरब के मामले में भी पाकिस्तान की फौजी और सियासी क़ियादत एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई नजर आती है और एक मुश्तरका हिकमत अमली है जिस पर इस वक्त काम हो रहा है। रियाद पहुंचे हैं और अब कल तेहरान पहुंचेंगे। इससे पहले जो दूसरे अहम मामलात हैं, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद की सूरत हाल हो, नेशनल एक्शन प्लान की तरतीब देने की बात हो, सिंध की सूरत हाल के हवाले से भी फौजी और सियासी क़ियादत एक दूसरे से जुड़ी नजर आती है और इसी वजह से कशीदा हुई है शायद सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुक्मरान जमात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन पूरे पाकिस्तान के मारूजी हालात में जनाब नवाज शरीफ ने इस बात को यकीनी बनाया है कि तमाम अहम मामलात में फौजी क़ियादत को साथ लेके साथ मिला के हिकमत अमली तरतीब दी जाए, जिसके कि सूरत हाल जिसकी अक्कासी मुसलसल कई दिनों से हो रही है और पिछले इस हफ्ते के दौरान ख़ास तौर पे और इस नए साल के दौरान जो है ये बहुत ही ज़्यादा क़ुर्बत नज़र आई है। बहुत अहम मौका है क्योंकि जनरल राहील शरीफ का ये आखिरी साल है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के टेन्योर की हैसियत से। कुल मिला के अब उनके तकरीबन 10 माह रह गए हैं और जाहिर है कि इस 10 माह के दौरान पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ़ है, जो कि अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है, मुकम्मल तौर पर जीती नहीं गई है। इसके बहुत अहम मराहिल अब भी बाकी हैं। भारत के साथ जो ताल्लुकात है उस हवाले से जाहिर है कि अभी पेशरफ्त होना बाकी है। अफगानिस्तान के हवाले से जो वहाँ पर सूरत हाल जन्म ले रही है वो भी एक बहुत अहम मामला है, उसमें भी फौजी और सियासी क़ियादत का मिलना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम मामला है चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का मामला, जो कि पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। और इस चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी में भी फौजी और सियासी क़ियादत एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई नजर आ रही है, चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे इसके स्ट्रेटेजिक मामलात हो, चाहे इसके माशी मामलात हो, इसमें भी सियासी और फौजी क़ियादत मिलकर नजर आ रही है। पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर यह बहुत अच्छा मामला है और लग ये रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ जो कि अपनी तीसरी मुद्दत में ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन जितने दिन अब उन्होंने हुकूमत की इतने दिन उन्होंने हुकूमत इससे पहले नहीं की है। लगता यह है कि गुज़िश्ता 2 अदवार से जनाब नवाज शरीफ ने ज़रूर सीखा है और उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि वो किस तरह से कौमी लीडर की हैसियत से पाकिस्तान के जो अहम तरीन क़यादत के और ताकत के सुतून हैं उनको लेके और फिर उनको लेके आगे बढ़ना और एक हमाहंगी पैदा करना, यकीनी तौर पर उसका रद्द-ए-अमल जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहा है, जिसकी एक झलक हमने आज भी देखी जब जनाब नवाज शरीफ और जनरल राहील शरीफ एक साथ जहाज पे चल रहे थे, एक साथ वो रियाद जा रहे थे, सऊदी अरब जा रहे थे, कल फिर वो तेहरान जाएंगे और फिर पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ पेश करेंगे, मजबूत मौक़िफ़ होगा जो सामने आएगा। और इसमें वो झलक हम नज़र नहीं आ रही जो कि जनाब नवाज शरीफ के पहले दौर इक़्तिदार में हुई थी, जब कुवैत पे इराक़ ने हमला कर दिया था। उसके बाद एक मगरबी इत्तेहाद, एक सऊदी अरब ने एक इत्तेहाद तश्कील दिया था। जनाब नवाज शरीफ चाहते थे कि पाकिस्तान उसका हिस्सा बने। उस वक्त के पाकिस्तान की फौजी क़यादत नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान इसका हिस्सा बने। जनाब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म उस वक्त कुछ और उनकी ख्वाहिश थी, उनकी हिकमत अमली थी, उनकी तरजीहात थी। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग की कुछ और तरजीहात थी और नुकसान पाकिस्तान को हुआ। लेकिन शुक्र की बात यह है कि इस आज की सूरत हाल के अंदर, चाहे वो CPEC का चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का मामला हो, अफगानिस्तान का मामला हो, भारत का मामला हो और अब ये ईरान का मामला हो, सऊदी अरब का मामला हो, पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत जुड़ी हुई है। पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। ईरान और रियाद के दौरे से कुछ हासिल हो ना हो, लेकिन ये जो मुश्तरका एक कैफियत नज़र आ रही है सियासी और फौजी क़यादत का एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, ये यकीनी तौर पर एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम जिक्र करेंगे कराची का, जिसकी याद आ गई है सैयद ग़ालिब अली शाह को। 8 साल से वज़ीर आला सिंध हैं, कराची का दौरा करके कराची के हालात देखने की इससे पहले उनको कोई तड़प ना हुई, लेकिन अब हुई है। उसकी वजह भी है, वो आप जानते हैं, लेकिन कराची की हालत क्या है दिखाते हैं आपको एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। सिंध पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 8 साल से हुकूमत है। वज़ीर आला सैयद ग़ालिब अली शाह 8 साल से वज़ीर आला हैं। कल उन्हें ख्याल आया कि कराची की सूरत हाल देखने के लिए उन्हें सड़कों का रुख करना चाहिए,
खुद जाके देखना चाहिए शहर का क्या हाल है। 8 साल में तकरीबन पहली बार ये मामला है कि वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह बाहर निकले और उन्होंने सड़कों का, बहते हुए गटरों का, टूटी हुई सड़कों का जायजा लेने का फैसला किया। हुआ भी उस वक्त है जब बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अक्सरियत से कराची का इलेक्शन जीत चुकी है, उसका मेयर चंद दिनों में मुंतखब होने वाला है। अब इस पूरी सूरत हाल में यकीनी तौर पर वो सियासी पस मंजर है जिसकी मजबूरी में सैयद कायम अली शाह अब सड़कों पर आए। और कल उन्होंने टीपू सुल्तान रोड कराची की, मंजूर कॉलोनी जहां पे गंदे नाले बह रहे थे, यूनिवर्सिटी रोड जहां पर गंदे नाले बह रहे थे, वहां पहुंचे और सीवरेज की बहाली के लिए उन्होंने 2 हफ्ते का अल्टीमेटम जारी कर दिया। ये पूरी सूरत हाल इस वक्त जो शहर की है उसमें, चाहे वो गंदे नाले हो, चाहे कूड़ों के ढेर हो, चाहे वो टूटी सड़कें हो, चाहे वो ट्रैफिक के मामलात हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामलात हो, कराची एक यतीमी की सूरत हाल से दो चार है। और वजीर आजम का ये, वजीर आला सैयद कायम अली शाह का ये तकरीबन 1-1.5 घंटे का दौरा जाहिर है कि इस मसले का हल नहीं है, लेकिन कल वो बहुत ही ज्यादा जज्बात में नजर आ रहे थे। कराची के हवाले से उन्होंने इस दौरे के दौरान कहा, जहाँ जहाँ ये महसूस हुआ या देखा या आपने देखा या जहाँ भी गंद है वहाँ एक्शन लिया जाएगा उन लोगों के खिलाफ जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मेरे साथ KMC का भी आदमी है और वाटर बोर्ड का भी है। जहाँ जहाँ पानी लीकेज कर रहा है या पानी को साफ नहीं किया गया, वी विल ऑफ कोर्स टेक एक्शन। कमिश्नर ने मुझे कहा है कि मुझे 1 हफ्ते दें, 1 हफ्ते के अंदर इस शहर को हम नुमाया तौर पे साफ कर लेंगे। ये मैंने उनको कह दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर कोई भी एक ढक्कन नहीं हुआ, खाली हुआ। लेकिन ये भी हो सकता है जनाब कि ढक्कन उठा के और मैनुअल दिखा के वहाँ हमारा फोटो लगा देते। हमने इनको बजट बढ़ा के दे दी है जो कि एवरेजली कोई 80 से 90 करोड़ रुपए हम इनको दे रहे हैं ज़्यादा। तो इससे भी अगर ठीक नहीं होता तो फिर तो अल्लाह इनको पूछेगा और हम भी पूछेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इनको। वी विल टेक सीरियस एक्शन। लेकिन अगर टाइम मांग रहे हैं 1 हफ्ते का या 2 दिन का, तो कमिश्नर की वजह से वी माइट कंसीडर। अगर 8 साल में 8 बार भी ये एक्शन लिया जा चुका होता तो शायद कराची की सूरत हाल इस वक्त इस शहर की शक्ल कुछ और होती। लेकिन अब ये कहा गया है कि एक्शन लिया जाएगा और अगले 15 दिन दे दिए गए हैं कराची की कैफियत को बेहतर करने के लिए। उस शहर में जिसके बेशतर इलाकों में उबलते हुए गटर हैं, गलियों और महलों में कचरों के बड़े बड़े ढेर जमा हैं। इस शहर में तकरीबन 15,000 टन कचरा रोजाना पैदा हो रहा है और सिर्फ 30% उठाया जा रहा है, 70% सड़कों में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से ताफुन और गंदगी फैली हुई है। और रोजाना 47 करोड़ गैलन सीवरेज पैदा हो रहा है जिसे ट्रीट किए बगैर समंदर में फेंका जा रहा है। कराची को फराहम किए जाने वाले पानी का 30% हिस्सा यौमिया लाइनों से जाया हो जाता है और इसमें से अक्सर पानी जो है वो चुरा के कराची वालों को ही बेच दिया जाता है। अब इस पूरी सूरत हाल में यकीनी तौर पर सैयद कायम अली शाह अगर रोड्स पे निकलने की बात कर रहे हैं, हालात को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि अब हालात क्योंकि बदलने हैं, सियासी कैफियत बदल गई है, बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, MQM इलेक्शन जीत चुकी है और वो खुला चैलेंज दे रही है हुकूमत सिंध को कि अगर उसने इख्तियारात और वसाइल बल्दियाती हुकूमतों के हवाले नहीं किए तो कराची में एक बड़ा तूफान वो बपा करेंगे। आज कल की सूरत हाल पे सैयद कायम अली शाह के सड़कों पर जाना और उसके बाद उनके अहकामात देने पर हुकूमत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से नामजद मेयर वसीम अख्तर ने तबसरा किया। 5 दिसंबर के बाद सिंध गवर्नमेंट का कोई इख्तियार नहीं है कि वो लोकल गवर्नमेंट के मैटर्स में इंटरफेयर करे या उनके फंड को इस्तेमाल करे। ये इखलाकी भी उनका जवाब नहीं बनता। तो मेरी रिक्वेस्ट तो ये होगी कि जो इलेक्ट होके लोग आए हैं उनको इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं, उनको इख्तियारात के साथ फंड्स मुंतकिल किए जाएं ताकि वो अवाम के मसाइल का हल करें। शहर की सूरत हाल क्या है? वो सड़कें जिनका रुख किया वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह ने कल और खुद अपनी आंखों से एक छोटा सा नमूना देखा
जाहिर है कि ये शहर जो कि तकरीबन पूरा दिन आपको लगेगा अगर इसका चक्कर लगाना हो, 1 घंटे में तो आप इसका क्या ही सूरत हाल देखेंगे। लेकिन इस शहर की सिर्फ आज से हम आपको दिखाना शुरू करते हैं शहर की तस्वीर क्या है कि शहर कराची की सड़कें जिनके एक हिस्से पे कल सैयद कायम अली शाह ने उसका रुख किया, इस शहर कराची की इन सड़कों का हम सफ़र करते हैं। आप और हम हमारे साथ चलिए हमारे नुमाइंदा खुसूसी शहरियार जंजुआ की इस रिपोर्ट के जरिए। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, कहता तो हर कोई यही आ रहा है, लेकिन इस मुआशी हब की सड़कें शदीद बदहाली का शिकार हैं। इन्हीं सड़कों पे आज सफ़र करेंगे और आपको बताएंगे कि कराची शहर की सड़कों पर सफ़र करना किसी अजियत से कम नहीं। यूनिवर्सिटी रोड कराची की अहम शाहराहों में से एक है। जगह जगह गड्ढे और सीवरेज का पानी इंसानों के साथ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। रोड की ये हालत हुई हुई है कि आपकी गाड़ी की पूरा सस्पेंशन, आपकी बॉडी पूरी हिल के रह जाएगी। रोजाना हुकूमत के लिए बस अब जो अल्फाज कह नहीं सकती इस पे कि बददुआएं निकलती हैं। यूनिवर्सिटी रोड से होते हुए अभी हम गुलशन इकबाल आ चुके हैं और नीपा के ब्रिज के साथ इस गड्ढे ने हमारा इस्तकबाल किया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। 3 हट्टी, गुरु मंदिर और आगा खान अस्पताल के सामने से दोहरा जी के लिए मुड़ते हुए भी खतरनाक गड्ढे ट्रैफिक के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। एक और अहम शाहराह जो डिफेंस और अतराफ के इलाकों को शहर फैसल से मिलाती है, एक्सप्रेस वे जगह जगह से उधड़ चुकी है। अब चलते हैं मलीर और वहाँ की सड़कों की सूरत हाल देखते हैं। मलीर होल्ड अब तकरीबन मैं पहुँचने ही वाला हूँ। सड़क से थोड़ा सा ध्यान हटा और आप सीधे मेन होल में। लाइन से यहाँ पर बीचों बीच सड़क में मेन होल खुले हुए हैं, जबकि इस सड़क के एक तरफ पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है और एक जानिब डीसी मलीर का कैंप ऑफिस। मलीर 15 में अभी पहुँच चुका हूँ और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं गुज़िश्ता 2.5 साल से तामीर ही नहीं होकर दे रहा। रोज का मामूल है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है। धूल मट्टी ने यहाँ से गुजरने वालों का, कारोबार करने वालों का जीना दो भर करके रख दिया है। 4 साल हो गए यहाँ से जाते हुए, अभी तक पुल नहीं बनाया। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मलीर 15 क्रॉस करके अभी मैं मेन नेशनल हाईवे पे कायदाबाद पहुंच चुका हूँ। ये सड़क अंदरून सिंध के साथ साथ पोर्ट कासिम, पाकिस्तान स्टील मिल, तमाम अहम इंडस्ट्रियल जोन को जाती है, लेकिन इस रोड के हालात आप देखें, बहुत बुरा हाल है। कैदाबाद से शुरू हो के वो गगर फटक तक इतना बुरा हाल है कि चलते चलते दिल से बदवाएं भी निकलती है और गलियां भी निकलती है। अरबों रुपए का कारोबार होता है, फैक्ट्रियां यहाँ पे बड़ी ट्रांसपोर्ट होती है, छोटी होती है, स्टाफ होता है, बड़ा स्टाफ। देखो तो सही। कराची शहर की चंद सड़कों की सूरत हाल हमने आपको दिखाई। तकरीबन पूरे ही शहर की सड़कें इस तरह के खंडरात का मंजर पेश करती हैं। ऐसा भी नहीं कि हुकूमत के पास फंड्स नहीं, सिंध असेंबली की तामीर पर अरबों रुपए खर्च किए जा सकते हैं, लेकिन आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करने के लिए हुकूमत के पास फंड्स की हमेशा कमी रहती है। कैमरामैन मुरसलीन के साथ प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ के लिए मोहम्मद शहरयार, कराची। सैयद कायम अली शाह वज़ीर आला साहब कल कराची की सड़कों पर गए। हमें पता है कि वो किन सड़क पर गए, किस हिस्से पे गए, उन्होंने ये झलक नहीं देखी क्योंकि ट्रैफिक रोक दिया गया था उनके जाने के लिए। लेकिन अगर वो चाहें तो ये प्रोग्राम हमारा, इसने एक छोटा सा नमूना दिखाया है कराची की सड़कों का। वो अगर वो चाहे तो हम उनको भेज सकते हैं, वो अपने स्टाफ से कहें वो उसको देखें और उसके बाद काम करना शुरू करें। अगर वाकई वो दिल से चाहते हैं कि शहर की इस सूरत हाल को वो बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी जिम्मेदारी कबूल करें जो आज शहर का हाल है, जिसकी झलक आप अपनी स्क्रीन पे मुसलसल देख रहे हैं और ये आपको हम दिखाते रहेंगे। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। बहुत ही शान से, बहुत ही आन से, बहुत ही मान से इसका इफ्तिताह किया गया था। पाकिस्तान के तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस को जोड़ा गया था, मगर ऐसा लगता है कि
एक बदशगुनी इसके साथ आई है। ये बनना था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट डूबना शुरू हो गई है और इसके 6 दिनों के दौरान, पिछले 6 दिनों के दौरान इसके तकरीबन 2000 पॉइंट्स में इसमें कमी आई है। आलमी तौर पे भी सूरत हाल खराब है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी मखसूस हालात की वजह से ये कैफियत है। इसके बारे में आपको बताएंगे इस बड़े नुकसान का, जिसमें 400 अरब रुपए का अब तक नुकसान हो चुका है, एक झलक के छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। तकरीबन एक हफ्ते की बात है कि लाहौर और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज को कराची स्टॉक एक्सचेंज के साथ जोड़ा गया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तश्कील दिया गया। ख्याल ये था, वजारत खजाना और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कहना यह था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया भर के सरमायाकारों के लिए एक अट्रैक्टिव फोरम बनेगा, यहाँ पे आलमी सरमायाकारी होगी और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा है। ऐसा लगता है कि बदशगुनी का शिकार हुआ है। एक हफ्ते कबल जब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तश्कील दिया गया है, मार्केट्स में जबरदस्त तलातुम आया है, आलमी सतह पर भी, लेकिन पाकिस्तान को के आलमी सतह पर इस हद तक जुड़ा हुआ नहीं है आलमी मार्केट्स के साथ, उसके बावजूद पाकिस्तान में तलातुम आया और यहाँ पर उसकी मुख्तलिफ वजूहात है। बड़ी वजह जो यहाँ पर सामने आई है उसमें सबसे अहम वजह वो इल्जामात थे जो पाकिस्तान के नावर स्टॉक ब्रोकरेज हाउसेस के खिलाफ लगाए गए और इसमें एक FIA का केस सामने आया जो AKD सिक्योरिटीज के हवाले से लगाया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी भी ब्रोकरेज हाउस पर उसकी रिसर्च रिपोर्ट की बेस पर एक क्रिमिनल केस बनाया गया और फिर उस ब्रोकरेज हाउस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अहम अराकीन को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, इल्जामात दर इल्जामात, अभी कहीं FIA के इल्जामात की बात होती है, कहीं NAB के किसी दूसरे ब्रोकरेज हाउस पे इल्जामात की बात होती है और इस दौरान उसका शिकार हो जाती है स्टॉक एक्सचेंजेस और जिसके नतीजे में पिछले एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तो ऐसा लगा कि पट्टा बैठ गया है, क्योंकि 1900 पॉइंट्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स नीचे आया है, 400 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। आज इसी पस मंजर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। इस सूरत हाल पर, इस संगीन सूरत हाल पर गौर हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पहले बोर्ड के पहले अलामिये में कहा गया कि शेयर बाजार और स्टॉक ब्रोकर से मुताल्लिक तहकीकात रेगुलेटर्स के ही जरिए सिर्फ होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट से मुंसलिक अफराद की तहकीकात के लिए ज़ाब्ता भी SCCP को बनाना चाहिए। इस दौरान ये खबरें हैं कि वजारत दाखिला की हिदायत पर FIA और SCCP ने एक टास्क फोर्स बनाई है। इसका पहला इजलास भी हो चुका है और तमाम मामला जिनका ताल्लुक स्टॉक एक्सचेंज से होगा, अब ये टास्क फोर्स उसकी तहकीकात करेगी और ये उसमें मावनत करेगी। ये अहम चीज हो चुकी है, लेकिन इस दौरान बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और आज भी ये सिलसिला जारी रहा है। जब कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स एक मौके पे तकरीबन 1200 पॉइंट गिर गया था, लेकिन फिर इसमें रिकवरी आई और फिर क्लोजिंग पे तकरीबन 373 पॉइंट्स में इसमें कमी आई है और इस तरह से पिछले एक हफ्ते के दौरान जो कमी आ रही है उसमें 400 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। 1900 पॉइंट से कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स गिर चुका है। इस सूरत हाल पर, सीरियस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक रुकन और टॉप लाइन सिक्योरिटीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद सुहेल ने। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। आज जो बोर्ड का इजलास हुआ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, इसमें क्या बातें डिस्कस हुई हैं और क्या रिजॉल्व किया गया है? बेसिकली तफसीली जायजा लिया गया नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को, जिसके बारे में आपने आगाही दे दी है कि इंटरनेशनली जो तेल की कीमतें कम हो रही हैं और फॉरेन सेलिंग देखी जा रही है जो दुनिया भर में देखी जा रही है, उसका जायजा लिया गया और जो तहकीकात हैं एजेंसीज की जिसकी तरफ आपने इशारा किया उसका भी हवाला दिया गया और एक्सचेंज ने ये बताया कि जो ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं उसमें एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कंप्लायंट है कि नहीं, और एक्सचेंज की मैनेजमेंट ने बोर्ड को बताया कि तमाम तर मामलात में स्टॉक एक्सचेंज फुली कंप्लायंट है और कोई भी रिस्क नहीं है। और दूसरी जानिब इस बात को भी रिट्रेट किया गया कि जो दुनिया भर में एपेक्स रेगुलेटर या फ्रंट लाइन रेगुलेटर होता है उसके थ्रू ही कार्रवाई की जाती है। हत्ता कि ये भी एग्जांपल दी गई कि पाकिस्तान में अगर बैंक से रिलेटेड कोई इशू होता है तो पहले सेंट्रल बैंक से पूछा जाता है। तो इस चीज को भी बहुत जोर से रिट्रेट किया गया है। तो ये खाली आप लोगों ने बात की है या गवर्नमेंट से भी इस सिलसिले में जो बातचीत हो रही है उसको भी आगे बढ़ाया है, इस पे इम्प्लीमेंट हो, इस चीज पे अमल दरामद हो, इसके लिए क्या एक्शन प्लान है कोई? इसके लिए एक्शन प्लान ये कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और SCCP
जो हैं उन्हीं की एफर्ट की वजह से ये तय किया गया कि आइंदा एजेंसीज कभी भी एक्शन लेंगी तो वो थ्रू SEC या थ्रू एक्सचेंजेस होगी, और इसके लिए एक टास्क फोर्स भी उसी एफर्ट के जरिए में कायम हुई है जिसका पहला इजलास कल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे ईरान का, जिसकी के आलमी तन्हाई कल कम हुई और ख़त्म हुई, जिसके बाद ईरान के लिए मईशत और कारोबार के नए होराइजन खुले हैं। ईरान के मुंजमद असासे छूट गए हैं, उनकी मुंजमद रकूम छूट गई हैं, और इस दौरान ये तसव्वुर किया जा रहा है कि ईरान का उरूज उसके रिवायती हरीफ अरब दुनिया के जवाल से मुंसलिक है। कल हुआ भी ऐसा, जैसे ही ईरान की आलमी तन्हाई खत्म हुई, अरब स्टॉक मार्केट्स के अंदर जवाल आया, बल्कि क्रैश हुई हैं ये अरब स्टॉक मार्केट्स। कल ईरान के पोटेंशियल क्या हैं, और इसके बारे में बात करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कल ईरान की आलमी तन्हाई खत्म हुई, उसके साथ ही उसके मुंजमद असासे गैर मुंजमद हो गए। $100 अरब के असासे ईरान को फौरी तौर पर दस्तयाब होंगे। उसके कैश जो सीजर्स थे वो भी बैंकों ने अब उनको डीफ्रीज करना शुरू किया है। इसके जरिए भी ईरान को अरबों डॉलर की फौरी तौर पर सरमाए की हसूल होगा। दूसरी जानिब में ईरान अब तकरीबन 5 लाख बैरल तेल रोजाना प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि करोड़ों डॉलर की उसकी आमदनी शुरू होगी। जाहिर है कि इसके असरात तेल की कीमतों पर भी होंगे, और इसी हवाले से ये बात भी देखी जा रही है कि जब ईरान दुनिया में अपनी पूरी कुव्वत से आएगा, तेल पैदा करने वाला मुल्क, तो उसके उरूज का मतलब यह है कि वो रिवायती अरब मुल्क जो कि ईरान के हरीफ रहे हैं उनमें कमी आएगी या उनके हालात बेहतर नहीं रहेंगे। शायद यही वजह होगी। गुज़िश्ता रोज इतवार को मशरिक़ वस्ता की स्टॉक मार्केट जैसे ही ईरान की तन्हाई खत्म हुई, शदीद मंदी का शिकार हुई, और एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ एक दिन में सरमायाकारों ने $38 अरब का उनको नुकसान हुआ। मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट कल खुलते ही 6.5% गिर गई, और उसके बाद 5.5% की गिरावट पर बंद हुई। कतर की स्टॉक मार्केट 7.2% गिर गई, जबकि दुबई की 4.6% और अबुधाबी की 4.2% गिरावट का शिकार हुई। कुवैत की स्टॉक मार्केट में इतवार के रोज तकरीबन 3.25% कमी देखने में आई, जबकि ओमान, बहरीन जो कि निस्बतन छोटी मार्केट्स है, वो भी शदीद मंदी का शिकार रही हैं। क्या ईरान का उरूज अरब दुनिया की मईशत के और कारोबार के लिए नुकसानदेह है, और ये ईरान के पोटेंशियल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है रियाद से मुराद अंसारी ने, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है EFG रिसर्च हर्मीस किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद अंसारी साहब। ये बताइएगा कि जो मार्केट्स गिर रही हैं मशरिक़ वस्ता में, अरब दुनिया में, इन मुल्कों में कंसर्न क्या है इस हवाले से? इतवार के दिन जो मार्केट्स गिरी थी उसमें एक बड़ा फैक्टर जो था वो ये भी था कि जो वीक क्लोज हुआ था उसमें इंटरनेशनल मार्केट्स गिरी थी, और तेल की कीमतें भी जो ग्लोबल मार्केट्स में तेल की कीमतें भी कम हुई थी। जो ग्लोबल और कहते हैं मिडल ईस्ट में भी जो या GCC में जो एक इम्पैक्ट आता है वो ये है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटने के बाद ईरान अपनी तेल की जो प्रोडक्शन है उसको आलमी मंडी में फराहम कर सकता है। वो सैंक्शंस उसके ऊपर ईरान के ऊपर से हट गए हैं, और अगर आप इन खलीजी ममालिक में देखें तो तेल से जो आमदनी है वो ज्यादा इन मुल्कों के टोटल रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था वो मेरे ख्याल में इस वजह से भी आया था कि जो है तेल की कीमतें अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस पूरी सूरत हाल से जो ओवरऑल इकोनॉमी है GCC कंट्रीज की और इन कंट्रीज की, क्या वो मुतासिर होंगी जो ओवरऑल इकोनॉमी है? देखिए, तेल की कीमतें जैसे मैंने आपको बताया, तेल की आमदनी जो है वो इन तमाम मुल्कों के लिए एक अच्छा खासा टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है। तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है इन मुल्कों के लिए वो ये है कि तेल की कीमतें नीचे हुई हुई हैं, और जो अगर आप फोरकास्ट देखें तेल की कीमतों की, तो उसमें ज्यादातर जो है वो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि तेल की कीमतें जो है वो अगले 1.5 से 2 साल जो है वो नीचे ही रहेंगी, या कम से कम $40 से $50 के बीच में। तो इस वजह से जाहिर इनकी खलीजी ममालिक की मईशत में जो है इसका असर पड़ेगा।
जो आप पिछले 1.5-2 महीने से देख रहे हैं कि काफी रिफॉर्म प्रोग्राम्स जो है वो इनिशिएट हुए हैं। सब्सिडी प्रोग्राम्स भी जो हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से थे उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता कमी की जा रही है और हुकूमतें जो हैं वो अब प्रोग्राम्स डेवलप कर रही हैं जो कि अगले कुछ महीनों में सामने आएगा, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ये हुकूमतें जो हैं वो सब्सिडीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करेंगी। बहुत शुक्रिया जनाब मुराद अंसारी हमारे साथ रियाद से थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।